मोदी जी की सरकार गिरते देर नहीं लगेगी, ये क्योंकि वो झूठी सरकार है, वो चोरी की सरकार है। मोदी जी स्वयं चोरी से इलेक्शन जीते हैं। अब ये तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास तो खैर बहुत ज्यादा सबूत हैं उस बात के। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से जीते हैं। जो भी कुतर्क बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं उसको हम 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई राहुल गांधी जी और हम सब लोग और विपक्ष के सारे बड़े बड़े नेता चोर कह रहे हैं चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों को, और माफी मांगे हम जनता से। जो इन मशीनों के खिलाफ पेपर बैलेट को वापस लाने के लिए जो आंदोलन था, उसकी बात उस समय पे सुन लेते पिछले साल, तो शायद मोदी जी आज प्रधानमंत्री, शायद नहीं 100% मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं होती। उस समय स्लीपर सेल्स ने और पूरे देश की सारी आरएसएस और बीजेपी की शक्तियों ने, सरकार ने मिलकर हमारे आंदोलन को भीतरघात करके जैसे भी तोड़ लिया। मैंने अपनी यहाँ आने से पहले सारी टीम से बात की थी। हम लोगों ने अपनी मिशन, आज वो पुराने लोग जुड़ रहे हैं ना, हमने अपने मिशन के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वार पे जाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए कसम खा रखी। तो हम हर जगह जाएंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आंदोलन करने वाले सारे लोग वापस दोबारा इकट्ठे हुए। तो अगर वो वाली स्थिति एक बार फिर आ जाती है तो ये मोदी जी की सरकार गिरते देर नहीं लगेगी, ये क्योंकि वो झूठी सरकार है, वो चोरी की सरकार है। मोदी जी स्वयं चोरी से इलेक्शन जीते हैं। अब ये तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास तो खैर बहुत ज़्यादा सबूत हैं उस बात के। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से जीते हैं। अब वो तो उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति हैं ना, उनको तो और भी ज़्यादा सबूत होंगे, हमसे भी ज़्यादा। तो ये सच्चाई है। राहुल जी ने देर आए दुरुस्त आए वाली बात की है, लेकिन क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उन्होंने हमारी बात को सुनकर भी उसके लिए सबूत जुटाए। इतने ज़्यादा सबूत जुटा लिए कि वो अब किसी तरीके से भी काटे नहीं हैं। जो भी कुतर्क बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं उसको हम 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसमें कोई शक किसी को। चुनाव आयोग कह रहा है मिसलीड कर रहे हैं राहुल गांधी पूरे देश को। चुनाव आयोग ने आपसे कहा है, सूत्रों के हवाले से कहा है, एएनआई में सूत्रों के हवाले से ये बात कही है कि अगर वो एफिडेविट नहीं फाइल करते तो इसका मतलब वो झूठ होगा और वो देश की जनता से माफ़ी मांगे। भाई राहुल गांधी जी और हम सब लोग और विपक्ष के सारे बड़े बड़े नेता चोर कह रहे हैं चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों को, और माफ़ी मांगे हम जनता से। मतलब हर चीज़ को, जनता को, देश को बीच में लाना है, जबकि उसी जनता और उसी देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा अपराध ये लोग करते हैं। तो अब देखिए, गैर कानूनी आदेश सीईओ पास करते हैं कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन के। जो सीईओ हैं कर्नाटक के, गैर कानूनी, पूरी तरीके से गैर कानूनी ऑर्डर है, उसमें कानून में कहीं प्रावधान ही नहीं। और इतने बड़े, मैं क्या बोलूँ इनको, सख्त शब्द बोलने का मन करता है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। अकल नाम की चिड़िया से कोई मतलब ताल्लुक ही नहीं है। खुद अपने उस जो एफिडेविट फर्जी बना के भेजा है उसी में लिखा हुआ है, आप वो बताएं कि कौन सा वोट आप कटवाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या वोट कटवाने की दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन से? उन्होंने ये बताया था कि ये भ्रष्टाचार, आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर इतना बड़ा अपराध देश में कर रहे हैं, जिसकी एफआईआर कराने की चेष्टा हम भी कर रहे हैं। अमित शाही पुलिस ने नहीं की एफआईआर, तो हमने अदालत में एफिडेविट लगा के वो पिटीशन डाल रखी है। आज नहीं तो कल वो एफआईआर होगी, एफिडेविट भी लगा रखा है, और उससे ज़्यादा खतरनाक और मजबूत एफिडेविट लगा रखा है जो सीईओ साहब ने राहुल जी से मांगा है। तो वो एफिडेविट मांगना बेईमानी और अपराध है, कानून के अनुसार नहीं है। और हर वो बात जो चुनाव आयोग अपने सूत्रों के, और तेजस्वी यादव साहब एक अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं तो नहीं करूँगा, सूत्र से मिलता जुलता शब्द वो यूज़ करते हैं, उनके आधार पे ये सारे काम करते हैं। और वो मोदी जी और अमित शाह जो भी डायरेक्ट करते हैं उसके आधार पे करते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कौन सी गलत बात कही ये बता दें आप, उसका कोई जिक्र नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा उसका। भाजपा कह रही धमकाने का काम कर रहे हैं अधिकारियों को। नहीं, धमकाने का नहीं है। मेरे ख्याल से राहुल जी हमारे देश के अधिकारियों के बहुत बड़े हितैषी हैं। वो उनको आगाह कर रहे हैं, जो उन्होंने शपथ ली थी ना, उस शपथ पे चलें। अगर वो शपथ तोड़ेंगे संविधान की और अपराध करेंगे तो वो जेल जाएंगे। वो अपराध करने से रोकने के लिए, और ये हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो नागरिकों से भी ज़्यादा फ़र्ज़ है, किसी अपराधी को अपराध करने से रोके और उसको बताए। ये तो जो कानून होते हैं ना, वो पब्लिक में एक तरीके से डिस्प्ले होकर पब्लिक को बताने के लिए होते हैं कि तुम ये काम करोगे तो जेल जाओगे, वो ये बता रहे हैं। और अगर वो नहीं करेंगे इस काम को, अगर कल गवर्नमेंट आती है दूसरी, वो नहीं करेगी इस काम को,
कि जिन लोगों ने देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया, उसकी बुनियाद के ऊपर जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके सरकारें बनवाई, उनको अगर जेलों में नहीं भिजवाएगी कोई भी सरकार आने वाली, तो वह ईमानदार सरकार नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये हम आज भी कह रहे हैं और हम ये बाद में भी कहेंगे। और छोटे मोटे मुकदमों में नहीं, उम्र कैद के काम किए हैं इन्होंने। ऐसी ऐसी सज़ाएं हैं कि हमारी एफआईआर में सब लिखी हुई हैं, जिससे एक एक अपराध की सज़ा उम्र कैद तक है। और क्योंकि करोड़ों करोड़ों वोट चुराए गए हैं, अब आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने अगर कई वोट चुराए होंगे, कई वोटों में वोटर लिस्ट में धांधली की होगी, एक बीएलओ ने और एक ईआरओ ने, तो वो अलग अलग सज़ा पाएगा एक एक वोट की। तो मतलब इनकी पूरी जिंदगियां जाएंगी जेल में। और जो नहीं करेगी सरकार आने वाली, वो देशभक्त सरकार नहीं होगी, वो ईमानदार सरकार भी नहीं होगी। मतलब जेल में जाएंगे। और जो नहीं भेजेगा, मैं उसको कह रहा हूं वो अपराध करेगा। भेजना तो पड़ेगा, मजबूरी है राहुल गांधी जी की। कल को ये ताकत में आते हैं तो इनकी मजबूरी होगी, ये खुद अपराधी बन जाएंगे अगर उन लोगों को जेल नहीं भेजेंगे। ये तय है, जेल तो जाना ही है इन सब ने, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो चुनाव हुआ था वो चोरी से हुआ, तो चुनाव रद्द किया जाए। क्या लगता है आपको कि रद्द होगा? अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ही वो हमें, और कितनी अच्छे टाइम पे ये जजमेंट भी आई है, और उसका लब्बो लुआब ये है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ठीक, जस्टिस पारदीवाला साहब जो एक बहुत ही ईमानदार, और ये सर्टिफिकेट और गारंटी मैं दे रहा हूँ, बहुत ईमानदार और बहुत इंटेलिजेंट जज हैं। उन्होंने एक फ़ैसला पास किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे एक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो बार बार दी गई जजमेंट्स हैं उसके खिलाफ जाके एक फ़ैसला किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ैसला था। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जो कि बिल्कुल कानूनी और उनकी मॉरल रूप से बिल्कुल सटीक फ़ैसला था। थोड़ा सा उन्होंने उसमें ज़्यादा करेक्टिव मेजर ले लिए, मैं तो यही कहूँगा उनको। थोड़ा सा ज़्यादा वो अपनी अधिकार क्षेत्र से थोड़ा सा ज़्यादा चले गए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, निरस्त तो हो नहीं सकता, सही हो या गलत हो, यही तो हमारे देश का संविधान और कानून है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब वो निरस्त नहीं हो सकता। उसको निरस्त करने की प्रक्रिया है, रिव्यू करने की, दूसरी चीज़ों में। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने 13 इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक सिग्नेचर कैंपेन किया, और उस सिग्नेचर कैंपेन की बुनियाद पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पारदीवाला साहब को एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी की बुनियाद पे उन्होंने अपना फैसले में से 2 पैराग्राफ वापस लिए। तो ये तो 13 जजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, ठीक। और एक जज साहब जो जशवंत वर्मा साहब हैं, वो भी इलाहाबाद के ही हाई कोर्ट के जज हैं, और इलाहाबाद के बार ने उनका बाइकआउट कर रखा है, ठीक। तो मेरी बात सुनो, तो अगर जन आंदोलन होगा तो 13 जजों से ज़्यादा भारत देश की जनता है कि नहीं है? तब यही सुप्रीम कोर्ट अपना ईवीएम का भी फैसला वापस लेगी, ऐसा मेरा मानना है। और यही सुप्रीम कोर्ट ये लोकसभा के चुनाव और दूसरे चुनाव, क्योंकि सबूत हम दे देंगे ना, सबूत के लिए तो दरखास्तें लगाई रखी है ना हमने। 2 जगहों के सबूत तो मेरे पास है ना, फतेहपुर सीकरी के और रामपुर के। वीडियोग्राफी है सबूत, हमें कुछ शब्द, एक शब्द नहीं बोलना। ये रही वीडियोग्राफी, और ये रही चुनाव का सारे कानूनों का उल्लंघन चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, चुनाव निरस्त। ये सुप्रीम कोर्ट ये करने पे बाध्य होगी, लेकिन कब? जब जन आंदोलन होगा। भाजपा कह रही 27 तक कोई वैकेंसी नहीं है, मोदी रहेंगे प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूँ 47 तक नहीं है कोई वैकेंसी। अगर चुनाव ईमानदारी से नहीं होंगे, अगर भाजपा और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी जो कि मोदी जी और अमित शाह बनाएंगे, 47 तक भी नहीं है कोई वैकेंसी, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को, 100% नहीं है, 27 नहीं, 47 तक नहीं है। लेकिन अगर आंदोलन हो गया तो अगले महीने की 27 भी आएगी नहीं आएगी, ये भी भरोसा नहीं है। तब वैकेंसी अगले महीने की 27 को भी आ सकती है, बिहार से आ सकती है, तुरंत वैकेंसी आ सकती है अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे। सर, बिहार में जो 65 लाख वोट कटे हैं, वो तमाम वो लोग कौन कौन है, किस समुदाय से खास तौर पर? क्योंकि विपक्ष अनेकों प्रकार का दावा कर रहा है कि वो दलित है, आदिवासी है, खासतौर पिछड़े हैं। मैं बिल्कुल सही ये बात है, और इसका मैं सबूत भी बताता हूँ आपको। असम का सबूत है, असम में बिल्कुल यही रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं, और एक एनआरसी एक्सरसाइज हुई जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी। मज़ेदार बात है, ये कोई सरकार ने नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट ने सूक्ष्म, ये गोगोई साहब ही थे हमारे, कितने बढ़िया जज थे वो, सब जानते हैं। तो उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वो एनआरसी की एक्सरसाइज कराई। अब उसमें 19 लाख के करीब वोट जो हैं, जो एनआरसी की लिस्ट में से नाम कटे, ये वो एनआरसी की एक्सरसाइज हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर वो 75% से ज़्यादा उसमें नॉन मुस्लिम्स हों, और वो भी SC ST OBC और जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन, जो ओरिजिनल लोग रहने वाले हैं, आदिवासी वहाँ के, उनके नाम कटे हों,
और मुसलमानों के तो ज़बरदस्ती जान जान के नाम रखे हैं, और वो मुसलमान जो है उनके पास सबके पास कागज़ मिलेंगे 1-2% को छोड़ के, वो भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो अगर 99% आसाम में SC ST OBC और दूसरे जो सिख क्रिश्चियन बौद्ध लोग हैं या वहाँ के आदिवासी जो ओरिजिनल रहने वाले हैं उनके नाम लिख लेंगे तो वही बिहार में होगा, वही यूपी में होगा, सब जगह वही होगा। मुसलमानों के कम क्यों निकलेंगे? क्योंकि उनके ऊपर तो तलवार लटका रखी है, वो अपने कागजात तैयार रखते हैं डर के मारे कि हमारे ऊपर कभी भी डर वैसा वाला नहीं, और वो इस बात को कागज़ तैयार रखते हैं। बाकी सब लोग रिलैक्स रहते हैं कि भाई ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हम तो पैदा ही हुए हैं, हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता कभी, तो वो रिलैक्स रहते हैं। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा ना, जज साहब ने कहा ना कि मैं भी अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊँगा। तो इस वजह से सबसे कम नुकसान जो होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी का होगा, ये बात तय। और वो मुस्लिम कम्युनिटी को तो वो वैसे ही वोट देने नहीं जाने देते, पुलिस वालों से पिटवाते हैं, उनके पास अलग तरीके हैं। वोट तो कटवाने हैं आम जनता के, गरीबों के, महिलाओं के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और OBC के, अति पिछड़ा वर्ग के, उन लोगों को कटवाने हैं जो पहले बीजेपी को वोट देते थे लेकिन अब खुलेआम जाके बीजेपी के ऑफिसेस तोड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनको वोट। और पन्ना प्रमुख होते हैं RSS के हर जगह, वो उन्होंने आइडेंटिफाई हर घर को कर रखा होता है, इस घर के वोट इस बार नहीं मिलेंगे, काट दो। ये इसलिए हो रही है एक्सरसाइज, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो राहुल गांधी जी पे सवाल उठा रहा है ना कि इसी वजह से तो हम SIR करा रहे हैं, तो वो जो कर्नाटक में धांधली की वो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने और RSS और बीजेपी के लोगों ने की, और जो SIR की एक्सरसाइज हो रही है वो भी यही भ्रष्ट लोग कर रहे हैं, यही क्रिमिनलिटी हो रही है। तो इसमें कोई लिस्ट दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि वही काम होगा, बड़े स्तर पे होगा, आखिरी समय पे होगा, जो कर्नाटक की एक सीट पे राहुल जी ने जिसके सबूत पेश किए और जो पूरे देश में हुआ है। लेकिन अब आखिरी समय में एक बार फिर होगा वही काम। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि कोई भी बांग्लादेशी और भी कोई ऐसा अवैध नागरिक यहाँ का वोटर नहीं बन सकता है, तो इसीलिए तमाम चीजें हो रही हैं, जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। अच्छा, ये बोला किसने? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी RSS और बीजेपी के आदमी हैं कि नहीं है? नेता भी हैं अब तो वो कभी सच बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते। पहली बात तो यही है इस बात का जवाब। अब रोहिंग्या को रोकने का, किसी जो वोटर नहीं है उसको रोकने का तरीका आज मौजूद नहीं है क्या? वोट देने जब आप वोटिंग बूथ पे जाओगे तो रोहिंग्या होगे तो पकड़े नहीं जाओगे? आपके पन्ना प्रमुख नहीं बैठे होंगे वहीं पे कि ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी है, ये फलाना है, वो तो एक एक घर पे नज़र रखते हैं ना, तो वहाँ पकड़े जाएंगे, वोट देने से वहाँ रोक लेंगे। अब जो ये वोटर लिस्ट तैयार की है, ये RSS और बीजेपी के पन्ना प्रमुखों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठ के ही तो की है। तो क्या RSS और बीजेपी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाए थे? ये है इसका जवाब। और कितने रोहिंग्या, और मैंने इसीलिए असम का एग्जाम्पल दिया, बिहार में मिले अभी बता दो आप। नाम मुसलमानों का होगा, क्योंकि अगर वो ये बोलेंगे अमित शाह जी कि हमारा निशाना जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमें वोट नहीं देंगे, अगर ये बोलें अमित शाह जी तो आप क्या आशा करेंगे देश की जनता उनकी? हम जो OBC समाज के लोग हैं उनके वोट काटेंगे, उनके वोट नहीं बनने देंगे राहुल जी हम। अगर अमित शाह जी ये सच बोलने लगेंगे तो फिर क्या होगा उनका? ये बोलने लगेंगे कि हम महिलाओं के वोट काटेंगे, महिलाएं हमें वोट नहीं दे रही, तो क्या होगा उनका? तो इसीलिए उन्हें रोहिंग्या और सर ये बताइए कि वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन शुरू होगा फिर? जन आंदोलन जिस दिन शुरू हो गया तो हर प्रकार के चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन जो हम सबसे पहले से कह रहे हैं वो पेपर बैलेट को वापस लाने का है, क्योंकि ये एक अकेला इतना बड़ा हथियार समझ लो, औजार समझ लो, जो सारी चोरियों को, सारी डकैतियों को ख़त्म करके RSS और बीजेपी को हराने में सक्षम है। इनकी सारी चोरियां, बेईमानियां कम पड़ जाएंगी, और बहुत तरीके की होती हैं, 5-6 तरीके के नहीं, 10-12 से भी ज़्यादा मेजर तरीके होते हैं इनके वोट चुराने के। मगर अगर पेपर बैलेट से चुनाव हुए तो ये जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी लूट लेते हैं वो नहीं हो पाएगा। होगी बेईमानी, बिल्कुल होगी। जहाँ जहाँ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स होते हैं उनको डरा के या धमका के किसी भी प्रकार से चुप कर लेंगे, चुनाव के अधिकारियों को खरीद लेंगे, वहाँ होगी गड़बड़। लेकिन आजकल तो CCTV कैमरा भी है ना, फिर दूसरी तरीके भी हैं रोकने के। तो उस सूरत में भले ही ये कुछ सीटें जीत जाएं,
लेकिन सरकारें इनकी नहीं बनेंगी, और सरकारें नहीं बनेंगी तो चुनाव आयुक्त अच्छे बनेंगे, चुनाव के भ्रष्ट अधिकारी हटेंगे, अच्छे अधिकारी लगेंगे। अगर चुनाव जैसे जैसे निष्पक्ष होते रहेंगे वैसे वैसे आरएसएस और बीजेपी की संख्या घटती रहेगी, ये सीधी सीधी बात है। और अल्टीमेटली वो 2 की संख्या पे चले जाएंगे जो 1984 में थी, वो इनकी असली संख्या है। सर, शरद चंद्र पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र का विधानसभा जो चुनाव हुआ 288 में से 160 सीटें जिताने की दावा किया गया, लेकिन उनका जो दावा है वो स्वीकार नहीं किया। मिलने आए थे लोग। बड़े शरद पवार जी बड़े नेता हैं। राहुल जी ने बोला ही है कि ये हम सब लोग झिझक झिझक के बोलते हैं, वो झिझक के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर महाराष्ट्र में भी 30 या 40 से ज़्यादा सीटें आती हैं तो वो धांधली से ही आएंगी, ये असली ज़मीनी हकीकत है। इसको जैसे जैसे हम लोग झिझक छोड़ के बोलना शुरू करेंगे तब सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। इतनी सीटें नहीं आती ना बीजेपी की, वो अगर कोई कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टी है, ममता बनर्जी साहिबा जीत रही हैं तो उनकी जीत होनी चाहिए 90% सीटों की, ये धांधली की वजह से कम होती हैं। आरएसएस और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की वजह से कम होती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की इतनी कम सीटें क्यों आई हैं? उसकी वजह ये धांधलियां हैं, वरना 90% कांग्रेस की सीटें आनी चाहिए थी अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे तो। ये है सच्चाई। इस सच्चाई को जितनी जल्दी बिना झिझक के हमारे बड़े नेता बोलना शुरू करेंगे उतनी ही पिक्चर क्लियर होगी। इस देश के 90% से ज़्यादा लोग आरएसएस और बीजेपी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए ये आडंबर बनता है ना कि हमने बालाकोट कर दिया इसलिए पब्लिक ने वोट दे दिया, हमने हिंदू मुसलमान कर दिया इसलिए पब्लिक ने वोट दे दिए, मोदी जी ने 15 लाख का वादा कर दिया इसलिए वोट दे दिए। कोई वोट नहीं दे रहा है इनको, वोट पड़ रहे हैं मशीनों द्वारा, चोरी के ज़्यादातर, दूसरे तरीके से भी धांधली होती है, वो भी पड़ते हैं फर्जी वोट। सबसे ज़्यादा मशीनों के द्वारा वोट की चोरी होती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई हर आदमी तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें वोट कहाँ से पड़ गए? ओ जी हमने इमोशंस में बहका दिया था उन्हें, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा दिया था हमने इसलिए वोट पड़ गए। ये सब फर्जीवाड़ा है, ये भी उसी तरह का फर्जीवाड़ा है जैसा कि ये वोटर लिस्ट में धांधली और फर्जीवाड़ा हो रहा है। सर, महाराष्ट्र से को समर्थन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि वो अब लगातार उसके खिलाफ बात। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो मारा जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तब ये बात बोल रहा हूँ। तो प्रकाश अंबेडकर जी बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन बहुत ही सख्त शब्दों में डिसमिस करेगा, जैसे उससे भी ज़्यादा सख्त शब्दों में जैसी कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने की है, उनकी बॉम्बे हाईकोर्ट ने की है। पेनल्टी लगाने वाली थी वो, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और बिना तैयारी के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट तो कभी नहीं जाना चाहिए सीधे, हालांकि वो सीधे नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रकाश अंबेडकर जी एक बड़े नेता हैं, हमारी सलाह मानेंगे तो थोड़ा लाभ भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम आज तक कोई केस हारे नहीं हैं इस विषय पे एक भी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।